नमस्कार। लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर तमाम राज्यों में अलग अलग तरीके की सियासी चर्चाएं हो रही हैं, लेकिन वो राज्य जिसको लेकर सबसे ज़्यादा चर्चा हो रही है वो है देश की राजधानी दिल्ली। 7 लोकसभा सीट आम आदमी पार्टी सिर्फ दिल्ली में नहीं, अलग अलग राज्यों में चुनावी मैदान में है। किस तरीके की उम्मीदें हैं, किस तरीके की चुनौतियां हैं और विपक्ष की तरफ से, खासकर भारतीय जनता पार्टी की तरफ से जिन मुद्दों को उठाया जा रहा है, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल उन मुद्दों पर क्या कुछ सोचते हैं, हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। हमने दिल्ली, पंजाब, हरियाणा और खासकर दिल्ली में कई क्षेत्रों में हम गए हैं, हमने कवर किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दिल्ली में 2 रैली कर चुके हैं अब तक, लगातार वो हमलावर हैं। कांग्रेस पर ज़्यादा हैं, आम आदमी पार्टी पर भी हैं। आपको लगता है कि कांग्रेस का साथ थोड़ा नेगेटिव बनता जा रहा है आम आदमी पार्टी के लिए, थोड़ा आपको डेंट कर रहा है कि इंडिया गठबंधन में आप हैं, दिल्ली में कांग्रेस के साथ आपने अलायंस किया है, अकेले चुनाव लड़ते तो शायद स्थिति ज़्यादा बेहतर होती है? नहीं, मुझे नहीं लगता। अकेले चुनाव लड़ते तो एंटी बीजेपी वोट बढ़ जाता। तो साथ चुनाव आने से शुरू में हमारे और कांग्रेस के बीच में हिस्टोरिकली हम दोनों दुश्मन रहे हैं। तो अब जब हमारा गठबंधन हुआ तो उसके बाद कई सारे हिकअप्स आए थे, लेकिन अब काफ़ी सिनर्जी है पूरे ऊपर से नीचे तक, कार्यकर्ताओं में, लीडरशिप में अब काफ़ी सिनर्जी है और दोनों पार्टियां मिलके अच्छा चुनाव लड़ रही हैं दिल्ली के अंदर। फीडबैक्स आपको मिल रहे हैं? फीडबैक मिल रहे हैं, लगातार मिल रहे हैं। और अगर आप मुझसे 2 महीने पहले पूछते, मेरी गिरफ्तारी के पहले, कि कितनी सीट जीत रहे हो, तो मैं आपको कहता 1-2 शायद जीत जाएं। ये जो इन्होंने गिरफ्तारी की है ये बहुत नेगेटिव गया है इनके खिलाफ़। दिल्ली की जनता कह रही है कि शरीफ आदमी है, अच्छी पार्टी है, अच्छा काम कर रहे हैं, और ज़बरदस्ती इनको फंसाया जा रहा है, ज़बरदस्ती इनको जेल भेज दिया। बहुत लोग बहुत भावुक हुए हैं, बहुत इमोशनल हो गए मेरी गिरफ्तारी के बाद। तो ये इनको बहुत उल्टा पड़ा है। आज की डेट में मैं कॉन्फिडेंट हूँ कि 7 सीट जीत रहे हैं। सर, तो मान रहे हैं आपकी 21 मार्च जो है वो टर्निंग पॉइंट बन गया है इस पूरे चुनाव का? और 21 मार्च और किस तारीख को मैं बाहर आया था? दोनों 10 मई को। 10 मई को आप बाहर आए थे। दोनों डेट्स जो हैं इनके लिए काफ़ी उल्टी पड़ी। सर, इंडिया अलायंस को लेकर बातचीत चल रही है, अनुराग जैसे कह रहे हैं, उससे ही जुड़ा सवाल है, क्योंकि आप तो हमने खुद देखा ग्राउंड पर, आप सभी के लिए प्रचार कर रहे हैं। 7 सीटों पर आपने मैराथन प्रचार किया, अपने यहाँ 5-5 कॉन्स्टिट्यूंसी एक बार में निपटाई, और उसके बाद आप पहुँचे इंडिया अलायंस के कांग्रेस के जो कैंडिडेट्स थे। लेकिन आपके साथ जो है वो कांग्रेस का जो टॉप लीडरशिप है वो कहीं नजर नहीं आ रही है। क्या मैं खड़गे साहब के साथ था महाराष्ट्र में? नहीं, दिल्ली में आगे दिल्ली में इनके साथ कई डेट्स की प्रॉब्लम हुई कि राहुल जी की और मेरी डेट्स मैच नहीं कर पाई, क्योंकि मेरे पास बहुत शॉर्ट विंडो थी बीच में और उनके कार्यक्रम पहले से लगे हुए थे, तो इस वजह से हम लोग साथ प्रचार नहीं कर पाए। अगर डेट्स मैच होती तो राहुल गांधी और केजरीवाल जी दोनों साथ प्रचार करते हैं। आपने कहा कि 50 दिन जो मैं जेल में रहा उससे भारतीय जनता पार्टी को पॉलिटिकली बहुत ज़्यादा नुकसान होने जा रहा है, लेकिन उन 50 दिनों की जो जर्नी है उसको आप किस तरीके से याद रखते हैं? उस 50 दिनों में कुछ नेता आपके जो थे वो आपका साथ छोड़कर चले गए, उसने ज़्यादा हर्ट किया, एक मंत्री छोड़कर चले गए, और कोई नहीं गया। उस इंसिडेंट ने आपको ज़्यादा हर्ट किया, या जिन मुद्दों पर चर्चा बहुत ज़्यादा हुई, जिसमें इंसुलिन ना मिलना जेल में, ऐसे मुद्दों ने आपको ज़्यादा हर्ट किया? राजकुमार आनंद जी को भी ईडी का डर दिखा के लेके गए हैं, वो अदरवाइज़ वो जाने वाले नहीं थे, तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ा, जनता में कोई फ़र्क नहीं पड़ा, जनता सब देख रही है। लेकिन अंदर, जेल के अंदर जिस तरह से इन्होंने मुझे प्रताड़ित करने की कोशिश की और मुझे तोड़ने की कोशिश की, और जो खबरें बाहर आती थी कि 15 दिन तक मुझे इंसुलिन नहीं दिया। मैं शुगर का मरीज़ हूँ और 20 साल से शुगर का मरीज़ हूँ, 10 साल से इंसुलिन लेता हूँ। दिन में 4 बार मेरे को इंसुलिन के इंजेक्शन लगते हैं पेट में, 52 यूनिट इंसुलिन लेता हूँ। जेल के अंदर इन्होंने मेरी इंसुलिन बंद कर दी। तो ये मैं गिड़गिड़ात, मेरी शुगर 300 350 क्रॉस कर गई, जबकि 140 होनी चाहिए। और डॉक्टर कहते हैं कि अगर शुगर ज़्यादा दिन ज़्यादा रह जाए तो किडनी और लीवर दोनों ख़राब हो जाते हैं। मैं इनके सामने गिड़गिड़ाता रहा कि मेरे इंसुलिन दे दो, इंसुलिन, इन्होंने नहीं दी। तो मुझे नहीं पता ये मेरे शरीर के साथ क्या करना चाहते थे। आपको लगता है राजनीति इस स्तर तक तो नहीं जानी चाहिए? आज जो हुआ वो भी आपको जान के आश्चर्य होगा कि आज मेरे पेरेंट्स को, मेरे माता पिता जो हैं बहुत बूढ़े हो गए हैं। मेरे माता जी जो हैं वो, उनको बहुत सारी बीमारियां हैं, कई बीमारियों ने घेरा हुआ है बुढ़ापे में। और जिस दिन मैं जेल गया था उस दिन सुबह ही वो कई दिन अस्पताल में रह के सुबह ही लौटी थी, शाम को मुझे जेल हो गई थी। मेरे पिताजी हैं वो 85 साल के हैं।
उन दोनों को पूछताछ करने के लिए पुलिस आने वाली थी, उन दोनों को निशाना बनाया जा रहा है। तो मैं, प्रधानमंत्री जी मेरे से नफ़रत करते हैं, प्रधानमंत्री जी हमारी आम आदमी पार्टी को और मुझे तोड़ना चाहते हैं, क्रश करना चाहते हैं, लेकिन मैं उन्हें कहना चाहता हूँ कि आपकी राजनीति मेरे साथ है। मेरे बुज़ुर्ग माँ बाप को, बूढ़े और बीमार माँ बाप को तो प्रताड़ित मत कीजिए। ऊपर वाला देख रहा है सब, ऊपर वाले से डरिए। लेकिन बीजेपी वाले कह रहे हैं कि वो तो बयान दर्ज करना था। एक किस लिए बयान? मेरे माता पिता गुनाहगार हैं, उन्होंने कोई गुनाह किया है? प्रधानमंत्री जी को क्या लगता है कि मेरे बूढ़े माँ बाप ने कोई गुनाह किया है? किस चीज़ की पूछताछ करनी है? जाहिर तौर पे वो प्रताड़ित करना चाहते हैं, बूढ़े लोगों को तंग करना चाहते हैं। राजनीति इस स्तर पे कभी नहीं आई थी। हमारी भारतीय राजनीति में, भारतीय संस्कृति में नेता आपस में राजनीति करते थे, लेकिन एक दूसरे के माँ बाप को कभी राजनीति में नहीं खींचा गया। सर, जिस मामले में पूछताछ होनी है उस मामले पर आपकी क्या राय है? क्योंकि स्वाति मालीवाल को लेकर उन्होंने ट्वीट्स भी करे हैं, आरोप लगा रहे हैं, आपके बहुत नए सहयोगी जो सालों से आपके साथ थे उन पर गंभीर आरोप लगा रहे हैं। इसको आप किस तरीके से देखते हैं और क्या इसका ज़मीनी पर कोई असर पड़ेगा इस चुनाव में? देखिए, मैं मौके पे तो मौजूद था नहीं। एक वर्जन विभव का है, एक वर्जन स्वाति जी का है, दोनों वर्जन पुलिस के सामने हैं। पुलिस दोनों वर्जन की निष्पक्ष जांच करे। मामला कोर्ट में है, सब जुडिस है, तो इस मामले में मेरी कोई भी टिप्पणी करना सही नहीं होगा। आप कह रहे हैं जांच होनी चाहिए, जो जांच निष्पक्ष होनी चाहिए, ईमानदार जांच होनी चाहिए। मैं वापस वही 50 दिन की जेल पर आ रहा हूँ। गृह मंत्री अमित शाह का एक बयान सामने आया जिसमें उन्होंने कहा कि अभी तो सिर्फ शराब घोटाले की जांच हुई है, 7 घोटालों की जांच बाकी है। क्या आपको लगता है कि आने वाले वक्त में मुश्किलें थोड़ी और बढ़ सकती हैं और किसी तरीके का दबाव? जैसे शराब घोटाला फर्जी है, शराब घोटाले की 2.5 साल से जांच कर रहे हैं, कितने लोगों को जेल में डाल दिया। मनीष सिसोदिया जी जेल में है, सत्येंद्र जैन जेल में है, संजय सिंह को जेल में डाल दिया, मुझे जेल में। कह रहे हैं 100 करोड़ की घोटाला हुआ, अब कह रहे हैं 1100 करोड़ का घोटाला हुआ। पैसा एक नहीं मिला। 100 करोड़ कोई हवा में थोड़ी गायब हो गए। 500 से ज़्यादा रेड हो चुकी। कोई ज़मीन मिल जाती, कोई कैश मिल जाता कहीं पे, कोई ज्वेलरी, कुछ तो किया होगा उस पैसे का हम लोगों ने अगर लिया तो। कहाँ है वो पैसा? है ही नहीं, क्योंकि घोटाला नहीं हुआ, हवा में थोड़ी उड़ गया सारा पैसा। तो ऐसे ही बाकी सारे घोटाले भी फर्जी हैं। असली घोटाला इलेक्टोरल बॉन्ड है जो इन लोगों ने किया है। इलेक्टोरल बॉन्ड आज़ाद भारत का सबसे, वो घोटाला नहीं है, कई घोटालों का मिश्रण है। एक एक डोनेशन जो मिला, सारे तो नहीं, मतलब अधिकतर डोनेशन जो मिले वो क्विड प्रो को हैं कि काम, इधर काम मिला उनको यहाँ पे, उधर उन्होंने डोनेशन दे दिया, इधर बेल मिली, उधर डोनेशन दे। उसकी जांच कराएगी। अगर इंडिया गठबंधन की सरकार आती है तो इसकी जांच कराएगी और आप देखना कि कितना बड़ा घोटाला निकल के आता है और इनके कितने लोग जेल जाते हैं। सर, उसमें एक छोटा सा काउंटर, वो ये कि बीजेपी वाले कहते हैं कि इलेक्टोरल बॉन्ड से तो चंदा आपके सहयोगी कांग्रेस पार्टी ने भी लिया है। अगर हमारे चंदे में कुछ गड़बड़ होती है, ये अभी तक जाँच शुरू कर चुके होते हैं। ये छोड़ते हैं, जहाँ गड़बड़ नहीं होती वहाँ भी जाँच कर लेते हैं। अगर हमारे चंदे में ज़रा सी गड़बड़ होती तो ये छोड़ते हमें। तो इसका मतलब हमारा चंदा तो सही है, अब इनके चंदे की जांच होगी। सर, आप फॉरेन फंडिंग का आरोप लगा रहे हैं और वही 133 करोड़ रुपए, वो सारा मामला कोर्ट में जा चुका है और कोर्ट ने क्लीन चिट दे चुकी है। कोर्ट पुराना मामला है, हम सारी जब उसकी वो दे चुके हैं। इनके पास जब कुछ भी नहीं बचा, 10 साल केंद्र में सरकार चलाने के बाद अगर प्रधानमंत्री जी और अमित शाह जी कहते हैं केजरीवाल की फॉरेन फंडिंग खराब है इसलिए हमें वोट दे दो, इस पे वोट मांग रहे हैं वो। अरे अपने काम पे वोट मांगो ना। काम क्या किया तुमने? केजरीवाल ऐसा है, केजरीवाल वैसा है, केजरीवाल ये, केजरीवाल वो, इसलिए हमें वोट दे दो। कहते हैं केजरीवाल के 3 सांसद गायब हैं इसलिए हमें वोट दे दो। अरे गायब हैं, हमारे सांसद गायब हैं, मैं ठीक कर लूँगा उनको, मैं देख लूँगा, मैं संभाल लूँगा, तुम्हारे को क्या प्रॉब्लम है? इस पे वोट मांग रहे हैं, बताओ। कहते हैं कल प्रधानमंत्री जी का मैंने बयान सुना, ये इंडिया गठबंधन को वोट दे दिया तो ये आपकी टूटी चोरी करके ले जाएंगे। ये क्या हो गया प्रधानमंत्री जी को? आपने इंडिया गठबंधन को वोट दे दिया तो ये आपके बैंक अकाउंट खाली कर देंगे, आपका मंगलसूत्र चोरी करके, आपकी भैंस उठा के ले जाए। लोग प्रधानमंत्री जी से उम्मीद करते हैं कि वो महंगाई का समाधान देंगे। लोगों का घर का खर्चा चलाना मुश्किल हो रहा है,
लोगों को रोज़गार नहीं है, बच्चे घर में बैठे हैं। लोग जब देखते हैं, टीवी देखते हैं, प्रधानमंत्री जी की तरफ देखते हैं तो उन्हें लगता है कि आज प्रधानमंत्री जी रोज़गार पे कुछ बोलेंगे कि मुझे वोट दो, मैं तुम्हारे बच्चों को रोज़गार दे दूँ। कोई चिंता ही नहीं है प्रधानमंत्री जी को रोज़गार की, महंगाई की, जनता के जो मुद्दे हैं। अंट शंट, शरद पवार भटकती आत्माएं, उद्धव ठाकरे अपने बाप की नकली संतान है, इस बात पे वोट मांग रहे हैं। सर, आपके जेल जाने से दिल्ली के कामकाज पर क्या असर आप देखते हैं? क्योंकि अभी भी कोर्ट ने कह रखा है आपको कि आपको साइन नहीं करने हैं, बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो तो ही साइन करने हैं। इसमें दो इश्यूज़ हैं। एक ये, मुझ पे इन्होंने आरोप लगाया कि केजरीवाल कुर्सी से चिपक के बैठ गया। केजरीवाल को कुर्सी और पद का कभी लालच नहीं रहा। मैं इनकम टैक्स में कमिश्नर की नौकरी करता था और एक दिन इस्तीफ़ा देके मैं दिल्ली की झुग्गियों में जाके काम करने लग गया। जब मैं मुख्यमंत्री बना 49 दिन के अंदर मैंने, बिना किसी ने मांगा तो नहीं था मेरे से इस्तीफ़ा, मैंने इस्तीफ़ा दे दिया उसूलों पे। और कौन छोड़ता है, कुर्सी पे लात मार दी थी मैंने, मुख्यमंत्री की कुर्सी पे लात मारती है। आज मैं इस्तीफ़ा क्यों नहीं दे रहा, ये मेरे संघर्ष का हिस्सा है। हमारी पार्टी को 2 बार, एक बार 67 सीट मिली दिल्ली में 70 में से, एक बार 62 सीट मिली, 55% से ज़्यादा बहुमत मिला। अब मोदी जी ने ये देख लिया कि केजरीवाल को दिल्ली में हरा नहीं सकते, तो उन्होंने ये षड्यंत्र रचा, फर्जी केस में मुझे गिरफ्तार कर लिया। अब कह रहे हैं इस्तीफ़ा दो ताकि मेरी सरकार गिर जाए। ये तो जनतंत्र के खिलाफ है। ऐसे तो ये अगर मैंने आज इस्तीफ़ा दे दिया, कल ये ममता बनर्जी को गिरफ्तार कर लेंगे। हेमंत सोरेन साहब को गिरफ्तार कर लिया, उनका इस्तीफ़ा ले लिया, कल ये ममता बनर्जी को कर लेंगे, परसों स्टैलिन साहब को कर लेंगे, पिनराई विजयन साहब को कर लेंगे। जितने नॉन बीजेपी स्टेट्स हैं सबके टॉप लीडर को गिरफ्तार करके और उनसे इस्तीफ़ा मांगेंगे। इसीलिए मैं इस्तीफ़ा नहीं दूंगा। ये अगर जनतंत्र को जेल में डालेंगे तो जनतंत्र जेल से चलेगा। अब मैं इसका कानूनी पक्ष बता देता हूँ। सुप्रीम कोर्ट में पीआईएल हुई, हाई कोर्ट में पीआईएल हुई कि केजरीवाल जेल में है, इसे मुख्यमंत्री पद से हटाया जाए। सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा और हाई कोर्ट ने भी कहा कि हम इसको नहीं हटा सकते, हमारे पास कोई पावर नहीं है, कोई कानून नहीं है कि मुख्यमंत्री को हटाया जा सके। तो अगर मैं इस्तीफ़ा नहीं देता तो मेरे को मुख्यमंत्री के तौर पे कामकाज करने के लिए सुविधाएं तो कोर्ट को देनी पड़ेंगी। तो हम कोर्ट में जाएंगे इसके बाद और कोर्ट से कहेंगे कि मेरे को बेसिक सुविधाएं दी जाए ताकि मैं अंदर से कामकाज कर। यानी आप इस्तीफ़ा नहीं देंगे? नहीं, इस्तीफ़ा बिल्कुल नहीं देंगे। अब मोहित, अगला सवाल पूछें उससे पहले आपने कहा कि जो विपक्ष के मुख्यमंत्री हैं उन सबसे एक एक करके इस्तीफ़ा ले लेंगे। आपने बीच में कहा कि नहीं साहब, केवल विपक्ष के मुख्यमंत्रियों से नहीं तो योगी आदित्यनाथ से भी इस्तीफ़ा ले लेंगे कुछ। तो इन्होंने इनकी दो जैसे आपने कहा ये नया एक विवाद आपने सियासी छेड़ दिया। सब जानते हैं जो मैंने कहा वो दबी आवाज़ में ये पूरा देश बोल रहा था, मैंने उस दबी आवाज़ को मुखर कर दिया। मैंने इतना ही काम किया। इनका 2 तरफा स्ट्रैटेजी है मोदी जी की। मोदी जी 1 नेशन 1 लीडर की तरफ बढ़ रहे हैं। इस देश में एक ही नेता होगा, एक ही पार्टी होगी, ये इस तरफ बढ़ रहे हैं। वही तानाशाही है। जितने विपक्ष के नेता हैं उनको ये जेल में डालते भी जा रहे हैं और जितने इनके अपने नेता हैं उनकी सबकी राजनीति ख़त्म करते जा रहे हैं। रशिया में क्या हुआ? रशिया में पुतिन ने जितने विपक्षी नेता थे सबको या तो जेल में डाल दिया या उनको मरवा दिया और फिर चुनाव कराई, 87% वोट मिल गए। बांग्लादेश में क्या हुआ? शेख हसीना ने सारे विपक्ष को जेल में डाल दिया, चुनाव कराए, बम्पर सीट जीत गई। उधर पाकिस्तान में क्या हुआ? उन्होंने इमरान खान को जेल में डाल दिया, उसकी पार्टी छीन ली, उसका सिंबल छीन लिया, वो जीत गए। वही इन्होंने शुरू कर दिया देश के अंदर। सिटिंग चीफ मिनिस्टर मेरे को जेल में डाल दिया, हेमंत सोरेन साहब को जेल में डाल दिया। एनसीपी पार्टी को 2 टुकड़े कर दिए, एनसीपी पार्टी भी छीन ली, उनका दफ्तर भी छीन लिया, उनके पैसे भी छीन लिए, उनका सिंबल भी छीन लिया। शिवसेना पार्टी के इन्होंने 2 टुकड़े कर दिए, उनका सिंबल भी छीन लिया, उनकी पार्टी भी छीन ली। उसी दिशा में हम लोग बढ़ रहे हैं डिक्टेटरशिप की तरफ। इससे देश को बचाना है। अगर डिक्टेटरशिप आ गई हमारे देश के अंदर बहुत नुकसान होगा। और योगी जी कह रहे हैं मुझे कोई नहीं हटा रहा है। पर बाकियों ने तो नहीं कहा, बीजेपी ने तो नहीं कहा। हाँ। जब से मैंने ये मुद्दा उठाया है, हाँ। बीजेपी के एक भी नेता ने खंडन नहीं किया कि हम मोदी इनको नहीं हटा रहे। सर, आम आदमी पार्टी तो नहीं टूटेगी? आप जेल गए मुख्यमंत्री हैं। इन्होंने इनका मकसद तो यही था कि केजरीवाल जेल चला जाएगा, आम आदमी पार्टी को तोड़ देंगे। उल्टा हुआ, आम आदमी पार्टी और संगठित हो गई और लोग साथ आ गए, कार्यकर्ताओं में और ऊर्जा आ गई, हमारा नेता अंदर है, हमें और संघर्ष करना है। लेकिन आपको जेल तो जाना ही है, जिस तरीके का आदेश है अदालत का, क्या उससे संगठन पर कोई असर पड़ेगा? और आप जब नहीं होंगे, आप जेल में होंगे, तो पार्टी का सबसे बड़ा चेहरा कौन? क्या सुनीता केजरीवाल जी? नहीं, सुनीता जी ने
हर कदम पे मेरा साथ दिया है ज़िंदगी में। ख़ासकर जब मैं नौकरी छोड़ के और दिल्ली की झुग्गियों में काम करने लगा था, इनकम टैक्स की नौकरी छोड़ के, तब भी उनके लिए मैं जितना सोचता हूँ उनके लिए बर्दाश्त करना कितना मुश्किल हुआ होगा, लेकिन तब भी उन्होंने साथ दिया। इस वक्त ये एक जब इमरजेंसी थी कि मैं जेल चला गया, वो मुझसे जेल में मिलने आती थी और मुझे बताती थी कि दिल्ली में क्या चल रहा है। फिर मैं उन्हें कहता था कि बाहर जाके जनता को ये संदेश दे देना, और वो बाहर आके संदेश देती थी। एक्टिव पॉलिटिक्स में उनका कोई इंटरेस्ट नहीं है और उनका कोई इंटरेस्ट नहीं है आगे कभी चुनाव लड़ने का, या तो मैं नहीं समझता कि वो कभी एक्टिव पॉलिटिक्स में पार्टिसिपेट करें। ये आप ही कह रहे हैं, देवली वाली जब रोड शो हमने देखा था, अथाह भीड़ थी, बहुत ज़्यादा लोग आए थे और वो स्पीच भी दे रही थी। उनकी मर्जी है, लेकिन वो एक्टिव पॉलिटिक्स में नहीं आना चाहती। एक सवाल ये आपसे कि आप दिल्ली में साथ साथ लड़ रहे हैं कांग्रेस पार्टी के, पंजाब में अलग अलग लड़ रहे हैं, बीजेपी कह रही है कि साहब देखो ये तो सब आपस में ही इतना सिर्फ अटव्वल है, कहीं कम्युनिकेशन गैप है। जहाँ बीजेपी है वहाँ पे हमारा गठबंधन है, पंजाब में बीजेपी नहीं है, तो वहाँ पे हम अलग अलग लड़ रहे हैं। सर लेकिन ये होगा कैसे, लोगों को कैसे समझा पा रहे हैं? अभी आपने आप दिल्ली के बाद आपको पंजाब ही जाना है, वहाँ बताना है कि दिल्ली में कांग्रेस अच्छी और बीजेपी जो वहाँ पर पंजाब में कांग्रेस खराब, इतना तो बताना कैसा आसान होगा आपके लिए? नहीं, पंजाब में हम अपने कामों पे वोट मांगेंगे। हम कभी भी आज तक हमने नेगेटिव राजनीति नहीं की, हम इस तरह की गाली गलौच नहीं करते जिस तरह से मोदी जी अभी कर रहे हैं। हमेशा मैंने दिल्ली में भी अपने कामों पे वोट मांगी और पंजाब में भी हम अपने कामों पे वोट मांगेंगे। आप अलग अलग क्षेत्रों में दौरा कर रहे हैं, किस तरीके का फीडबैक सिर्फ आम आदमी पार्टी का नहीं बल्कि इंडिया गठबंधन का आपको मिल रहा है? मैं पूरे देश में अभी घूम के आया हूँ, कई जगह गया पिछले एक हफ्ते में। मोटे मोटे तौर पे जो मैं देख रहा हूँ, 3 बहुत बड़े फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से बीजेपी को काफ़ी बुरी हार का सामना करना पड़ सकता है। एक, लोग महंगाई और बेरोज़गारी से बहुत ज़्यादा परेशान हैं, घर का खर्चा नहीं चल रहा, बच्चे बेरोज़गार घर में बैठे हैं। लेकिन जब वो प्रधानमंत्री जी की तरफ उम्मीद से देखते हैं तो देखते हैं कि प्रधानमंत्री तो बेरोज़गारी की बात ही नहीं कर रहे, महंगाई की बात ही नहीं कर रहे, प्रधानमंत्री जी तो गाली गलौज कर रहे हैं, तो जनता का फिर उम्मीदें टूट जाती हैं। दूसरी बात, इन चुनावों में बीजेपी एक टीम की तरह काम नहीं कर रही है। अभी थोड़े दिन पहले आपने सुना था नड्डा साहब ने कहा कि हमें आरएसएस की ज़रूरत नहीं है। इसका मतलब बहुत सीरियस डिफरेंसेस हो गए हैं आरएसएस और बीजेपी में, और ज़मीन पे भी दिखाई देता है कि आरएसएस बीजेपी के लिए इस चुनाव में काम नहीं कर रहा है। अंदर भी इनके अगली सक्सेशन वॉर चल रहा है। प्रधानमंत्री जी अमित शाह जी को प्रधानमंत्री बनाना चाहते हैं अपने बाद, अमित शाह जी बाकी बीजेपी के नेता उनको पसंद नहीं है। जिस तरह से अमित शाह जी का रास्ता साफ करने के लिए बीजेपी के बड़े बड़े नेताओं को साइड किया गया, शिवराज सिंह चौहान को साइड कर दिया, वसुंधरा राजे को साइड कर दिया, इन सब में बहुत ज़्यादा गुस्सा है। और तीसरी चीज़, पहली बार मैंने जनता के मुंह से ये शब्द बहुत बार सुना है, देश तानाशाही की तरफ जा रहा है, देश तानाशाही की तरफ जा रहा है, देश को तानाशाही से बचाना है। ये तीनों फैक्टर्स हैं जो मुझे लगता है कि बीजेपी की सीटें काफ़ी कम होंगी। आखिरी सवाल वो ये कि अगर आपका गठबंधन जीतता है तो आम आदमी पार्टी क्या सरकार में शामिल होगी और आप किस भूमिका में? इस वक्त हमें केवल किसी भी तरह से इंडिया गठबंधन की सरकार बनाने की तरफ काम करना है। ये सारे फैसले उसके बाद लिए जाएंगे सर, लेकिन पर मैं पीएम की दौड़ में नहीं हूँ। हाँ, तो यही मेरा सवाल था कि प्रधानमंत्री यही कह रहे हैं कि 5 साल में 5 प्रधानमंत्री जो है वो इंडिया गठबंधन, वो हमें ये बता दें कि बीजेपी का प्रधानमंत्री कैंडिडेट कौन है। तो अगले साल तो वो रिटायर हो जाएंगे। तो आप कह रहे हैं आप प्रधानमंत्री की दौड़ में नहीं है अगर इंडिया गठबंधन चुनाव जीतता है? हम आराम से बैठ के डिसाइड कर लेंगे कि कौन। कोई सिरफटव्वल नहीं है, कोई झगड़ा नहीं, कोई झगड़ा नहीं। बहुत बहुत शुक्रिया सर न्यूज़ नेशन के लिए इतना वक्त निकालने के लिए और तमाम मुद्दों पर अपनी बात बेबाकी से कहने के लिए। तो आप सुन रहे थे दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी को, जो सिर्फ दिल्ली नहीं बल्कि राष्ट्रीय राजनीति 2024 के लोकसभा चुनाव के मुद्दों पर अपनी बात बेबाकी से रख रहे थे। धन्यवाद।